सोशो कल्चरल सेटअप। अमेरिकन सोसाइटी यूरोप के कंपैरिजन में ज्यादा लिबरल और प्रोग्रेसिव थी। यूरोप में रिलीजियस परसिक्यूशन एक मेजर इशू था। जिस कंट्री में कैथोलिक्स मेजॉरिटी में होते वहां प्रोटेस्टेंट्स को परसिक्यूट किया जाता, वहीं प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी कंट्री कैथोलिक्स को परसिक्यूट करती थी। अमेरिका इन सब मामले में बिल्कुल अलग था। यूरोप से आए कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स दोनों ही यहां शांति से रहते थे। रिलीजन को प्राइवेट मैटर की तरह ट्रीट किया जाता था। रिलीजियस वायलेंस की एब्सेंट होने की एक मुख्य वजह यह भी थी कि यूरोप के मुकाबले अमेरिका स्क्रैच से डेवलप कर रहा था। कॉलोनिस्ट्स अपने साथ कोई रिलीजियस बैगेज नहीं रखना चाहते थे। इसके अलावा वो यूरोप में स्टार्ट हुए रेनेसांस और एनलाइटनमेंट मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे, इसलिए उनके लिए रिलीजन सेकेंडरी और प्राइवेट मैटर था। रेनेसांस से निकले नए आइडियाज और व्यूज को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स ने कई यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1636, कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी 1693, येल यूनिवर्सिटी 1701, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया 1745 इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने रैशनल थॉट्स और साइंटिफिक थिंकिंग स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। जब अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो कई नए आइडियाज जैसे रिपब्लिकनिज्म, इलेक्शंस, ह्यूमन राइट्स, फ्री स्पीच एटसेट्रा को पॉपुलराइज करने में इन यूनिवर्सिटीज का इंपॉर्टेंट रोल रहा। अमेरिकन सोसाइटी की एक और खास बात थी कि यहां बस दो ही क्लासेस थे, रिच और पुअर। यूरोप की तरह यहां कोई नोबिलिटी या सामंत वर्ग नहीं था। बर्थ से किसी को भी सोसाइटी में इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं दिया जाता था। सारे पोजीशंस मेरिट से कमाए जाते थे। अमेरिकन सोसाइटी के इस एटीट्यूड से वहां रिपब्लिकन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना आसान हुआ। सोशो कल्चरल सेटअप के बाद आइए इकोनॉमिक सेटअप पर नजर डालते हैं। इकोनॉमिक सेटअप। अमेरिका का इकोनॉमिक सेटअप कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन या पूंजीवादी व्यवस्था पर बेस्ड था। इसे फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, जहां गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होता है। गुड्स का प्रोडक्शन मार्केट में प्रॉफिट्स कमाने के लिए किया जाता है। अमेरिका में जो भी लोग यूरोप से सेटल होने आए थे, उनका एक मकसद इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना था। क्योंकि अमेरिका एक नई कंट्री थी, इसलिए वहां ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर डेवलप करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज थी। 1607 में अमेरिका में पहली इंग्लिश कॉलोनी एस्टैब्लिश होने के 150 साल के अंदर ही अमेरिका में एक वाइब्रेंट कैपिटलिस्ट सिस्टम डेवलप हो चुका था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात करें तो फार्मर्स टोबैको, कॉटन, शुगरकेन जैसे क्रॉप्स उगाते थे, जिसका एक मेजर पोर्शन एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके साथ ही शिप बिल्डिंग, टिम्बर और माइनिंग जैसी इंडस्ट्रीज में भी काफी प्रोग्रेस देखी गई थी। कॉलोनीज आपस में ट्रेड के साथ अटलांटिक ओशन की दूसरी तरफ यानी यूरोप में भी गुड्स एक्सपोर्ट किया करती थी। जहां 13 कॉलोनीज में सेटल्ड कॉलोनिस्ट अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए मेहनत कर रहे थे, वहीं ब्रिटेन इन्हें इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद की नजर से देखता था। ब्रिटेन अपनी अमेरिकन कॉलोनीज के लिए ऐसी ट्रेड पॉलिसीज डिजाइन करता था जिसका मैक्सिमम बेनिफिट ब्रिटेन की पॉपुलेशन को हो, न कि अमेरिका में सेटल्ड लोगों को। आइए ब्रिटेन की कुछ ऐसी ट्रेड पॉलिसीज के बारे में जानें जिसके कारण कॉलोनीज के साथ उसकी तकरार बढ़ी। ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसीज इन अमेरिका। अमेरिकन ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कई एक्ट्स पास किए। इनमें से कुछ कंट्रोवर्शियल एक्ट्स थे। 1651 का नेविगेशन एक्ट, 1660 का इन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट, 1663 का स्टेपल एक्ट और 1750 का आयरन एक्ट, हैट एक्ट और वुलन एक्ट। 1651 के नेविगेशन एक्ट के द्वारा ट्रेड के लिए केवल ब्रिटिश शिप्स के इस्तेमाल को मैंडेटरी कर दिया गया था। 1660 के एन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट के द्वारा अमेरिकन कॉलोनीज को शुगर, टोबैको, कॉटन और इंडिगो केवल ब्रिटेन एक्सपोर्ट करने के लिए मजबूर किया गया। 1663 के स्टेपल एक्ट के द्वारा अमेरिकन कॉलोनीज के गुड्स को किसी भी देश में एक्सपोर्ट करने से पहले ब्रिटेन ले जाना मैंडेटरी कर दिया गया। 1750 के आयरन एक्ट, हैट एक्ट और वुलन एक्ट के द्वारा इन कमोडिटीज का ब्रिटेन से इंपोर्ट मैंडेटरी कर दिया गया। इन्हें अमेरिकन कॉलोनीज में मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार 1750 के दशक तक यह क्लियर हो गया था कि ब्रिटेन को केवल अपने होमलैंड के बेनिफिट्स और प्रॉस्पेरिटी में इंटरेस्ट था। अमेरिकन कॉलोनीज पे उनका रूल मोस्टली ब्रिटेन को फायदा पहुंचाने के लिए था। ब्रिटेन के इन पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिकन कॉलोनीज के कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने 1754 में ऑल्बनी कांग्रेस का आयोजन किया। इसके आयोजन का मकसद था ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध करना और कॉलोनीज के फ्यूचर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे चर्चा करना। इस कांग्रेस में अमेरिका की 13 कॉलोनीज में से 7 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया। यहां अमेरिका के इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सभी कॉलोनीज को मिलाकर अमेरिकन यूनियन बनाने का प्रपोजल रखा। हालांकि उस समय इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे मुख्य कारण यह था कि उस समय अमेरिकन कॉलोनीज फ्रेंच अग्रेशन फेस कर रही थी। फ्रेंच नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी रिवर के वेस्टर्न साइड के एरियाज में सेटल थे, लेकिन वो इंग्लैंड की कॉलोनीज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे।
फ्रेंच थ्रेट को देखते हुए कॉलोनीज ब्रिटेन के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहती थी जिससे ब्रिटिश पोजीशन कमजोर पड़ जाए। इसलिए ऑल्बनी कांग्रेस में बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1754 से 1763 तक 7 इयर्स वॉर लड़ा गया। इस वॉर में ब्रिटेन की जीत जरूर हुई, लेकिन इसने अमेरिकन रेवोल्यूशन का सीड भी प्लांट कर दिया। आइए जानते हैं कैसे 7 इयर्स वॉर आगे चलकर अमेरिकन रेवोल्यूशन का कारण बना। 7 इयर्स वॉर एंड इट्स आफ्टरमैथ। 1756 से 1763 तक ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ 7 ईयर वॉर केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूरोप और इंडिया में भी लड़ा गया। इसने अमेरिकन कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। 7 इयर्स वॉर का मेन मकसद अपने अपने कॉलोनियल पोजेशंस को सिक्योर करना था। अमेरिका में ब्रिटेन की ईस्ट कोस्ट पर 13 कॉलोनीज थी, जिनका एक्सटेंशन वेस्ट में एपलेचियन माउंटेन्स तक था। फ्रांस के कंट्रोल में एपलेचियन माउंटेन्स के बियॉन्ड के एरियाज थे। इसके अलावा साउथ में लुइसियाना से लेकर नॉर्थ में अमेरिका के ग्रेट लेक्स रीजन तक भी फ्रांस का कंट्रोल था। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे की टेरिटरीज पर कब्जा कर अपनी खुद की टेरिटरीज को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। 7 इयर्स वॉर 1763 में खत्म हुआ। इसमें फ्रांस की हार हुई और उसे अपनी नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरीज ब्रिटेन को सरेंडर करनी पड़ी। लेकिन वॉर से ब्रिटेन को भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 7 इयर्स वॉर के बाद ब्रिटेन ने जो पॉलिसीज अपनाई उसने अमेरिकन में इंडिपेंडेंस की भावना जगा दी। दोस्तों, 7 साल के इस युद्ध ने ब्रिटेन को काफी डेट में डाल दिया था। डेट रिकवर करने के लिए ब्रिटेन ने कॉलोनीज पर कई नए टैक्सेस लगाए। ब्रिटेन का मानना था कि 7 इयर्स वॉर कॉलोनिस्ट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के फेवर में था, इसलिए ये नए टैक्सेस जायज हैं। 7 इयर्स वॉर के बाद ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका में इंट्रोड्यूस किए गए कुछ अनपॉपुलर टैक्सेस और लेजिस्लेशंस थे शुगर एक्ट ऑफ 1764, क्वार्टरिंग एक्ट ऑफ 1764, स्टैंप एक्ट ऑफ 1765। शुगर एक्ट ऑफ 1764 के द्वारा कॉलोनिस्ट्स को शुगर केवल ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करना मैंडेटरी कर दिया गया। क्वार्टरिंग एक्ट ऑफ 1764 के द्वारा अमेरिका में पोस्टेड ब्रिटिश सोल्जर्स का खर्चा कॉलोनिस्ट्स के ऊपर डाल दिया गया। स्टैंप एक्ट ऑफ 1765 के द्वारा अमेरिका में सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा पर स्टैंप टैक्स देना मैंडेटरी कर दिया गया। इन एक्ट्स का अमेरिकन कॉलोनीज में जमकर विरोध हुआ। ब्रिटेन इन टैक्सेस को वैलिड मानता था, क्योंकि इनका यूज अमेरिकन कॉलोनीज की प्रोटेक्शन के लिए ही किया जाना था। लेकिन अमेरिकन्स का मानना था कि टैक्स लगाने का अधिकार केवल लोकल लेजिस्लेचर्स का होना चाहिए, न कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का। यहीं से अमेरिकन रेवोल्यूशन का फेमस स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का जन्म हुआ। अमेरिकन्स का मानना था कि क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भी अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को अमेरिकन कॉलोनीज पर टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। स्टैंप एक्ट के विरोध में अमेरिकन लीडर सैमुअल एडम्स ने सन्स ऑफ लिबर्टी नाम के ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। यह ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटेन के साथ ट्रेड और उसके गुड्स को बॉयकॉट करने का प्रचार करता है। सन्स ऑफ लिबर्टी ने कई अमेरिकन सिटीज में ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस के मुद्दे को पॉपुलर किया। इसके लिए कमिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश की गई। इन कमिटीज ने अमेरिकन रेवोल्यूशन को ऑर्गेनाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। स्टैंप एक्ट का काफी विरोध होने के कारण ब्रिटेन को इसे वापस लेना पड़ा। लेकिन 1765 में ब्रिटेन ने डेक्लेरेटरी एक्ट पास किया, जिसका मेन मकसद यह बताना था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश किंग के पास ही सभी ब्रिटिश कॉलोनीज के लिए लॉज बनाने का अधिकार है। इसी के तहत 1767 में टाउनसेंड एक्ट पास किया गया, जिसके द्वारा टी, पेपर, ग्लास, लेड, पेंट जैसे एसेंशियल आइटम्स पर टैक्स लगाया गया। टाउनसेंड एक्ट ब्रिटिश अथॉरिटीज को किसी भी घर या शिप को सर्च करने का अधिकार भी देता था। टाउनसेंड एक्ट का भी कॉलोनीज में जमकर विरोध हुआ। टाउनसेंड एक्ट के अगेंस्ट हो रहे ऐसे ही एक प्रोटेस्ट के दौरान बॉस्टन में अमेरिकन क्राउड के ऊपर ब्रिटिश सोल्जर्स ने फायरिंग कर दी। इस इवेंट को बॉस्टन मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है। बॉस्टन मैसेकर के बाद कॉलोनीज में ब्रिटेन के खिलाफ विरोध और तीव्र हो गया। चारों तरफ हो रही प्रोटेस्ट्स को देखते हुए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ने अमेरिकन कॉलोनीज पर लगाए सारे नए टैक्सेस को वापस ले लिया, केवल टी टैक्स को छोड़कर। टी ब्रिटेन के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। इंडिया और दूसरे एशियन कंट्रीज से टी लेकर ब्रिटेन दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता था। 1773 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ने टी ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए टी एक्ट पास किया। टी एक्ट का अमेरिकन कॉलोनीज में विरोध हुआ। कॉलोनिस्ट्स का मानना था कि बिना अमेरिकन पीपल के कंसेंट के उनके ऊपर कोई भी टैक्स या एक्ट नहीं लगाया जा सकता। बॉस्टन हार्बर पर सैमुअल एडम्स की लीडरशिप में ब्रिटिश शिप से कई टी कंटेनर्स को समुद्र में फेंक दिया गया। इस इवेंट को अमेरिकन हिस्ट्री में बॉस्टन टी पार्टी कहा जाता है। यहां से अमेरिकन कॉलोनीज और ब्रिटेन के रिश्तों में दरार काफी बढ़ गई। अमेरिकन कॉलोनीज पर अपनी सॉवरेनिटी दिखाने के लिए और प्रोटेस्टर्स को सबक सिखाने के लिए 1774 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनटॉलरेंस एक्ट पास किया। इनटॉलरेबल एक्ट्स के द्वारा सभी पॉलिटिकल मीटिंग्स को बैन कर दिया गया।
बॉस्टन पोर्ट को तब तक के लिए क्लोज कर दिया गया जब तक बॉस्टन टी पार्टी के कल्प्रिट्स को पकड़ा नहीं जाता या ब्रिटेन को बॉस्टन में हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जाती। इनटॉलरेबल एक्ट्स के रिस्पॉन्स में अमेरिकन कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने 1774 में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन किया। इस कांग्रेस में कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, जिसमें ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना और डोमेस्टिक गुड्स को यूज करना इंपॉर्टेंट था। इस दौरान कई अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स लोगों के बीच जाकर ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस की वकालत करने लगे। इनमें थॉमस पेन इंपॉर्टेंट थे, जिनके द्वारा लिखा गया पैम्फलेट कॉमन सेंस 1775-1776 में काफी पॉपुलर हुआ। कॉमन सेंस में पेन ने आसान भाषा का प्रयोग करते हुए अमेरिकन्स को ब्रिटेन से आजाद होने के फायदे समझाए। 1776 की शुरुआत में सभी कॉलोनीज ने ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स को एक्सपेल कर दिया और कॉलोनीज सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ने लगी। ऐसी सिचुएशन में 1776 में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन हुआ। फिलाडेल्फिया में हुए इस सेकेंड कांग्रेस में 4 जुलाई को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का प्लेज अडॉप्ट किया गया। इस प्लेज के अनुसार अमेरिकन कॉलोनीज ने अपने आप को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। 4 जुलाई को आज भी अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इसके बाद ब्रिटिश किंग जॉर्ज III ने अमेरिकन कॉलोनीज पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। 1776 से 1781 के बीच अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया। इस वॉर में ब्रिटेन को लॉर्ड कॉर्नवालिस लीड कर रहे थे और अमेरिकन कॉलोनीज के लीडर थे जॉर्ज वॉशिंगटन। इस वॉर में अमेरिकन कॉलोनीज को स्पेन और फ्रांस का भी सपोर्ट मिला, क्योंकि इनकी ब्रिटेन से पुरानी राइवलरी रही थी। 1781 में यॉर्कटाउन में कॉर्नवालिस के सरेंडर के साथ ये वॉर खत्म हुआ। इसके बाद 1783 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, जिसके द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिकन इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया। ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिकन कॉलोनीज ने 1787 में फिलाडेल्फिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का आयोजन किया, जिसको जॉर्ज वॉशिंगटन ने चेयर किया। कन्वेंशन में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, जिसने एक फेडरल अमेरिकन यूनियन को जन्म दिया। इस तरह 13 अमेरिकन कॉलोनीज ने साथ आकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फॉर्मेशन किया। आइए अब अमेरिकन रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस से वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने वर्ल्ड के सबसे पहले रिपब्लिकन स्टेट को जन्म दिया। रिपब्लिकनिज्म का अर्थ होता है कि स्टेट का चीफ हेरेडिटरी नहीं होगा। कोई भी अपनी मेरिट से कंट्री की टॉप मोस्ट पोस्ट पर पहुंच सकता था। इसके लिए रेगुलर इलेक्शन प्रोसेस का प्रबंध किया गया। जिस समय ज्यादातर देशों में मोनार्कीज थी, उस समय यह अरेंजमेंट अपने आप में रेवोल्यूशनरी था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने पहली बार सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करने का प्रस्ताव रखा। ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट का जन्म अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से ही हुआ था। बिल ऑफ राइट्स ने सिटीजन्स को स्टेट के अगेंस्ट काफी फ्रीडम्स दिए। आने वाले समय में इसी से इंस्पायर होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को ऐड किया गया। इसके अलावा यूरोप की पॉलिटी के लिए भी अमेरिकन रेवोल्यूशन गेम चेंजर था। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट फ्रांस के 1789 रेवोल्यूशन में देखा जा सकता है, जहां लोगों ने अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी की डिमांड फ्रेंच मोनार्क के सामने रखी। 1798 का आयरिश इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी इससे इंस्पायर्ड था। अमेरिकन स्टेट के फॉर्मेशन को एक्चुअली मॉडर्न नेशन स्टेट का ब्लूप्रिंट भी समझा जा सकता है। रिपब्लिकनिज्म, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फेडरलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स की बैकबोन है, एक्चुअली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव्ड हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन ने वर्ल्ड पॉलिटी को एक नई दिशा दी। मॉडर्न प्रिंसिपल्स पर स्टेट का फॉर्मेशन अमेरिकन रेवोल्यूशन का लॉन्ग लास्टिंग अचीवमेंट माना जा सकता है। अमेरिकन सिविल वॉर। दोस्तों, आज अमेरिका को पूरे विश्व में एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री और सुपर पावर के रूप में जाना जाता है। वहां घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहे जाने वाले इस देश का अस्तित्व ही खतरे में था। यूनाइटेड की आइडेंटिटी पर ही सवाल खड़ा हो गया था। देश के अंदर ही गृह युद्ध यानी सिविल वॉर शुरू हो गया था। सिविल वॉर का मतलब उस वॉर से है जो एक देश के अंदर ही दो ग्रुप्स में लड़ा गया हो। इस वॉर को इंट्रा स्टेट वॉर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वॉर एक कंट्री की इंटरनल बाउंड्री के अंदर ही सीमित होता है। सिविल वॉर का मेन मोटिव होता है देश के किसी एक रीजन को अपने कंट्रोल में करना या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ विरोध करना, और ऐसा ही एक सिविल वॉर अमेरिका में भी हुआ। अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से 1865 तक चला। ये वॉर अमेरिकन यूनियन के लॉयल नॉर्दर्न स्टेट्स और 7 सदर्न स्टेट्स के बीच में हुआ। ये सभी सदर्न स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका से अलग होकर एक सेपरेट नेशन यानी कि कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण करना चाहते थे। इस वॉर का अमेरिकन सोसाइटी और उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस पर काफी गहरा प्रभाव हुआ। इसके साथ ही इस सिविल वॉर को अमेरिका की सबसे भयानक त्रासदी के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें 6,20,000 अमेरिकन सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
ये संख्या वर्ष 1861 में अमेरिका की 2% आबादी के बराबर थी। पर आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से यह सिविल वॉर हुआ? आइए जानते हैं रीजंस बिहाइंड अमेरिकन सिविल वॉर। अगर अमेरिकन सिविल वॉर के मुख्य कारणों की बात करें तो वो था अमेरिका में फैला हुआ स्लेवरी सिस्टम और अमेरिकन यूनियन के दो हिस्से यानी नॉर्थ और साउथ के बीच की इनइक्वालिटी। ये दोनों रीजंस आपस में कनेक्टेड भी थे। और ये कैसे हुआ, आइए डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, 19th सेंचुरी तक अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था और इसने अमेरिका को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। लेकिन इस रेवोल्यूशन का एक लिमिटेशन भी था और वो था इसके इंपैक्ट्स नॉर्दर्न अमेरिकन स्टेट्स तक ही सीमित रहते हैं। सदर्न स्टेट्स में इसका प्रभाव न के बराबर देखने को मिलता है। यहां पहले की तरह अभी भी एग्रीकल्चर ही डोमिनेंट ऑक्यूपेशन बना हुआ था। इसीलिए ये रीजन नॉर्दर्न स्टेट्स की तुलना में काफी बैकवर्ड था। इन स्टेट्स में कॉटन और टोबैको जैसे कैश क्रॉप्स का कल्टीवेशन लार्ज स्केल पर होता था। ये क्रॉप्स लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स की कैटेगरी में आती हैं। सदर्न स्टेट्स में एग्रीकल्चरल लेबर्स के तौर पर स्लेव्स का इस्तेमाल होता था। स्लेव लेबर की वजह से ही यहां एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल बना हुआ था। इसी बीच अमेरिकन टेरिटरी का वेस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू हो गया और सदर्न स्टेट्स के कई लीडर्स न्यूली फॉर्म्ड वेस्टर्न स्टेट्स में भी स्लेवरी सिस्टम का एक्सपेंशन चाहते थे। उनका कहना था कि इन वेस्टर्न टेरिटरीज में स्लेवरी लीगलाइज्ड रहनी चाहिए। लेकिन वहीं नॉर्थ अमेरिकन लीडर्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। नॉर्दर्न स्टेट्स स्लेवरी सिस्टम का विरोध कर रहे थे और कहीं ना कहीं इस वजह से इन दोनों रीजन्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। दोस्तों, स्लेवरी सिस्टम के एक्सपेंशन को रोकने और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अफ्रीकन स्लेव्स ने कुछ एक्टिविस्ट्स के साथ मिलकर साल 1830 में अमेरिकन यूनियन के कुछ हिस्सों में एंटी स्लेवरी मूवमेंट्स को स्टार्ट किया। इस मूवमेंट की वजह से नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में स्लेवरी के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट्स हुए और मूवमेंट को सपोर्ट देते हुए यहां स्लेवरी को खत्म किया गया। लेकिन अगर बात सदर्न स्टेट्स की करें तो एंटी स्लेवरी मूवमेंट वहां ज्यादा सफल नहीं रहा। इसके पीछे का कारण यह था कि इन स्टेट्स की इकोनॉमी पूरी तरह से स्लेव्स पर डिपेंडेंट थी और स्लेवरी के खत्म होने से ये बर्बाद हो सकती थी। इसीलिए यहां एंटी स्लेवरी को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बल्कि ऐसी किसी स्थिति का सामना न करना पड़े इसलिए सदर्न स्टेट्स के लीडर्स ने 1854 में कैंसस नेब्रास्का एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत स्लेवरी और उसकी प्रैक्टिस को लीगल डिक्लेयर कर दिया गया। इस एक्ट का एंटी स्लेवरी मूवमेंट के सदस्यों ने जमकर विरोध किया। इस एक्ट की वजह से स्लेवरी को सपोर्ट करने वाले यानी प्रो स्लेवरी ग्रुप और स्लेवरी का विरोध करने वाले यानी प्रो अबॉलिशनिस्ट ग्रुप्स के बीच काफी वायलेंस हुआ। इस वायलेंस को ब्लीडिंग कैंसन्स के नाम से भी जाना जाता है और यहीं से स्लेवरी कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण बनता है जिसकी वजह से अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत हुई। इस वायलेंस के कुछ समय बाद कैंसस नेब्रास्का एक्ट का विरोध करने के लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण हुआ जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी। और इस पार्टी का एक ही एम था और वो था अमेरिका से स्लेवरी को पूरी तरह से खत्म करना। नवंबर 1860 के इलेक्शंस में इसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर एब्राहम लिंकन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट चुना गया। एब्राहम लिंकन ने अपने इलेक्शन कैंपेन में स्लेवरी को अबॉलिश करने का प्रॉमिस किया हुआ था। अब उनके प्रेसिडेंट बनने से सदर्न स्टेट्स के मन में डर बैठ गया कि वो अपना इलेक्शन प्रॉमिस पूरा जरूर करेंगे और स्लेवरी को बैन कर देंगे। इससे सदर्न स्टेट्स की इकोनॉमी पूरी तरह से चौपट हो सकती थी और इसी कारण सदर्न स्टेट्स खुद को जल्द से जल्द यूनियन से अलग कर देना चाहते थे और अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते थे जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट द्वारा बनाए गए किसी भी नियम कानून को फॉलो न किया जाए। और उन्होंने ऐसा ही किया। एब्राहम लिंकन के प्रेसिडेंट बनने के लगभग 3 महीने के अंदर ही अमेरिका के 7 सदर्न स्टेट्स ने खुद को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग करके स्वतंत्र राज्य कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण किया और इसी के साथ अमेरिकन यूनियन के 2 टुकड़े हो गए। अमेरिकन यूनियन के 2 टुकड़े होते देखना एब्राहम लिंकन के लिए काफी निराशाजनक था। वो किसी भी कीमत पर अमेरिकन यूनियन को बनाए रखना चाहते थे और इसी कारण से अमेरिका में सिविल वॉर की शुरुआत हो जाती है जहां एक तरफ यूनियन आर्मी थी और दूसरी तरफ कन्फेडरेट्स ऑफ सदर्न स्टेट्स। तो आइए अब डिटेल में इस वॉर के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखते हैं। मेन इवेंट्स इन अमेरिकन सिविल वॉर। दोस्तों, सिविल वॉर की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकन यूनियन का विरोध करने के लिए न्यूली फॉर्म्ड कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी ने नॉर्दर्न स्टेट्स के चार्ल्सटन स्थित फोर्ट समटर पर अटैक किया। इस अटैक के बाद प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन ने यूनियन आर्मी को फोर्ट समटर को डिफेंड करने का ऑर्डर दिया, लेकिन यूनियन आर्मी को इसमें सफलता नहीं मिली और 13 अप्रैल 1861 को इस फोर्ट पर कन्फेडरेट स्टेट्स का कब्जा हो गया। इस शानदार विक्ट्री से प्रभावित होकर 4 और सदर्न स्टेट्स यानी वर्जीनिया, आर्कांसो, नॉर्थ कैरोलिना और टेनेसी ने भी कन्फेडरेट स्टेट्स को ज्वाइन कर लिया और इसी के बाद आरंभ हुआ सिविल वॉर का पहला बैटल, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ बुल रन के नाम से भी जाना जाता है। इस बैटल की शुरुआत 21 जुलाई 1861 को हुई। कन्फेडरेट आर्मी को थॉमसन जोनाथन स्टोनवॉल जैक्सन लीड कर रहे थे और यूनियन आर्मी इस बैटल में बैकफुट पर ही रही। उनके कई सोल्जर्स को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी।
इस बैटल के बाद दोनों साइड्स को इस बात का एहसास हो चुका था कि ये वॉर काफी लंबे समय तक चलने वाला है। इसी वजह से दोनों ही आर्मीज ने लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया। फर्स्ट बैटल ऑफ बुल रन के बाद जनरल विनफील्ड स्कॉट, जो यूनियन आर्मी के सुप्रीम लीडर थे, उन्हें भी रिप्लेस कर दिया गया और जॉर्ज बी मैकेलन को यूनियन आर्मी का लीडर बनाया गया। अगर कन्फेडरेट आर्मी की बात करें तो उसे भी अब जनरल रॉबर्ट ई ली लीड कर रहे थे। सेकेंड बैटल ऑफ बुल रन 29 अगस्त 1862 को शुरू हुआ। इस सेकेंड बैटल में भी ली द्वारा लेड कन्फेडरेट आर्मी की जीत हुई और यूनियन आर्मी को फिर से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार के बाद भी मैकेलन और उनके ट्रूप्स ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी गलती से सीख लेते हुए फिर से अपनी आर्मी का पुनर्गठन कर कन्फेडरेट स्टेट्स के खिलाफ 14 सितंबर को मैरीलैंड में जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में आखिरकार यूनियन आर्मी को जीत हासिल हुई और वो कन्फेडरेट आर्मी को शाप्सबर्ग और आसपास के रीजन से खदेड़ने में भी सफल रहे। और इसी के बाद अमेरिकन सिविल वॉर का नया अध्याय शुरू हुआ, जिसका नाम था बैटल ऑफ शाप्सबर्ग। बैटल ऑफ शाप्सबर्ग 17 सितंबर को फाइट किया गया। इस बैटल को सिविल वॉर की सबसे दर्दनाक और भयानक बैटल के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बैटल में यूनियन आर्मी के 69,000 और सदर्न स्टेट्स के 52,000 सैनिकों की जान गई। इतने सारे सैनिकों की मृत्यु के बावजूद इस बैटल में यूनियन आर्मी की जीत हुई और वो कन्फेडरेट आर्मी को वर्जीनिया और उसके आसपास के एरिया से भगाने में सफल हुए। लेकिन सिविल वॉर का अंत अभी भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अमेरिकन प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन ने एक दांव खेला, जिसने वॉर में यूनियन की जीत का रास्ता साफ कर दिया। आइए जानते हैं क्या था यह दांव। इशूइंग ऑफ इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। दोस्तों, प्रेसिडेंट लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इशू किया। इस प्रोक्लेमेशन के तहत सदर्न स्टेट्स के सभी स्लेव्स को फ्री कर दिया गया। यहां से यूनियन आर्मी में उनके शामिल होने का रास्ता साफ हो गया और उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के जरिए प्रेसिडेंट लिंकन ने न सिर्फ अमेरिकन स्लेव पॉपुलेशन का सपोर्ट पूरी तरह से अपनी तरफ कर लिया और यूनियन आर्मी को स्ट्रांग बनाया, बल्कि इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट भी वो अपनी तरफ करने में सफल हुए। दरअसल ब्रिटेन जैसे देश सदर्न अमेरिकन स्टेट से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे, जो उनकी इंडस्ट्रीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। ऐसे में चांसेस थे कि सिविल वॉर में ब्रिटेन सदर्न स्टेट्स को सपोर्ट देने लगे। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी अपने यहां स्लेवरी को अबॉलिश कर चुका था और इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो उसका सपोर्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के जरिए लिंकन ने सिविल वॉर को पूरी तरह से प्रो स्लेवरी और एंटी स्लेवरी डिबेट में तब्दील कर दिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट यूनियन की तरफ कर दिया। इस प्रोक्लेमेशन के बाद लगभग 1,86,000 स्लेव वर्कर्स को फ्री कर उन्हें यूनियन आर्मी में एडमिट कर लिया गया, जिससे यूनियन आर्मी बहुत स्ट्रांग बन गई। इसके साथ ही साथ स्लेव्स के फ्री हो जाने के कारण सदर्न स्टेट्स की इकोनॉमी भी चौपट हो गई और यहीं से सिविल वॉर के अंत की शुरुआत हो गई। एंडिंग ऑफ सिविल वॉर। इस सिविल वॉर में एक अहम मोड़ तब आया जब स्ट्रांग बन चुकी यूनियन आर्मी की कमान यूलिसीज एस ग्रांट को दी गई और उन्होंने यूनियन आर्मी को इतने अच्छे से ट्रेन किया कि यूनियन आर्मी ने कन्फेडरेट आर्मी को हराकर 1863 तक विक्सबर्ग और चैटनूगा जैसे एरियाज पर कब्जा कर लिया। यूलिसीज एस ग्रांट की इस शानदार जीत से प्रभावित होकर एब्राहम लिंकन ने 1864 में उन्हें यूनियन आर्मी की सुप्रीम कमांडर की उपाधि सौंप दी। इस उपाधि को एक्सेप्ट कर ग्रांट ने सदर्न स्टेट्स की तरफ इन्वेजन चालू किया और कन्फेडरेट आर्मी के लीडर ली की सेना, जो उस समय वर्जीनिया में मौजूद थी, उनके ऊपर अटैक शुरू कर दिया। यूनियन आर्मी के अटैक्स इतने भयंकर थे कि इसमें कन्फेडरेट आर्मी के कई हजार सैनिकों की जान गई। कुछ ही समय बाद ग्रांट और उनके सैनिकों ने सदर्न स्टेट्स में ट्रेडिंग के लिए यूज किए जाने वाले सबसे स्ट्रेटेजिक रेल सेंटर, जो पीटर्सबर्ग में स्थित था, उसको अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे यूनियन आर्मी ने कन्फेडरेट स्टेट्स के अन्य हिस्से जैसे अटलांटा, साउथ कैरोलिना, गोल्ड्सब्रो एटसेट्रा को 1865 तक अपने कब्जे में ले लिया। इन सब के बावजूद रॉबर्ट ली और उनकी कन्फेडरेट की सेना ने हार नहीं मानी और उन्होंने यूनियन द्वारा कंट्रोल किए गए फोर्ट स्टेडमन पर 25 मार्च को अटैक किया, पर उनकी ये कोशिश भी नाकामयाब रही और कन्फेडरेट आर्मी को अपोमैटिक्स रिवर के पास अटैक करते वक्त यूनियन आर्मी ने 9 अप्रैल को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घिर जाने के बाद कन्फेडरेट आर्मी ने यूनियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया और अपनी हार कबूल की। यह सरेंडर मोमेंट अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट में से एक माना जाता है, पर इस मोमेंट को अमेरिकन प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, क्योंकि इससे पहले ही 14 अप्रैल को उनकी हत्या कन्फेडरेट आर्मी के एक लॉयलिस्ट जॉन विल्किस बूथ द्वारा कर दी गई। ऐसे में जनरल शर्मन, जो नॉर्दर्न कैरोलिना से बिलोंग करते थे, उन्होंने कन्फेडरेट आर्मी का सरेंडर एक्सेप्ट किया और इसी के बाद 26 अप्रैल 1865 को यह सिविल वॉर ऑफिशियली खत्म हुआ। आइए अब जानते हैं कि आखिर इस वॉर का अमेरिका के ऊपर आगे चलकर क्या इंपैक्ट पड़ा। इंपैक्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। सदर्न कन्फेडरेट की हार के बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 13th, 14th एंड 15th अमेंडमेंट्स ऐड किए गए,
जिसके तहत अमेरिका से पूरी तरह से स्लेवरी को अबॉलिश किया गया और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एज अ नेशन नए सिरे से डिफाइन किया गया। इस नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब कई स्टेट्स का समूह न बनकर एक इनडिविजिबल यूनाइटेड नेशन है जिसके कभी भी टुकड़े नहीं हो सकते। इस सिविल वॉर ने नॉर्दर्न और सदर्न टेंशन्स को खत्म करके अमेरिका की फाउंडेशन को काफी स्ट्रांग बना दिया था। सिविल वॉर के तहत स्लेवरी अबॉलिशन के बाद सदर्न स्टेट्स में भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की शुरुआत हुई, जिससे वो भी धीरे धीरे नॉर्दर्न स्टेट्स की तरह संपन्नता की ओर बढ़ने लगे। सदर्न स्टेट्स में नए बिजनेस एंटिटीज की शुरुआत हुई। गवर्नमेंट ने सदर्न स्टेट्स में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कई सारे ग्रांट और सब्सिडीज भी लॉन्च किए। इस सब के चलते अमेरिका में प्रॉस्पेरिटी की एक नई लहर दिखाई दी और नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच की इनइक्वालिटी को काफी हद तक कम कर लिया गया। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी अमेरिकन सिविल वॉर की कहानी। हमने इस कहानी में यह जाना कि कैसे स्लेवरी को खत्म करने के लिए, अमेरिका को यूनाइट करने के लिए लाखों सैनिकों और प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन ने अपनी जान गंवाई। ये वॉर जो स्लीव प्लांटेशन वर्कर्स के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए लड़ा गया था, वो आगे चलकर इतना भयानक रूप धारण कर लेगा, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। इस वॉर ने न केवल अमेरिका को स्लेवरी से मुक्त किया, बल्कि अमेरिका जो आज इतना इंडस्ट्रियलाइज्ड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश है, उसकी भी नींव कहीं न कहीं इसी वॉर के बाद पड़ी। इस वॉर ने पूरे अमेरिका के फाउंडेशन को स्ट्रांग और यूनाइटेड बनाया और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को भी नया रूप दिया, जिससे आगे चलकर भारत जैसे देश ने भी प्रेरणा ली। आपको क्या लगता है, क्या वॉर ही एक रास्ता था अमेरिका के स्लेव्स और अमेरिकन यूनियन को प्रोटेक्ट करने का? क्या इस इशू को सॉल्व करने का और कोई रास्ता नहीं था? क्या एब्राहम लिंकन की हत्या टल सकती थी अगर यह वॉर न हुआ होता और अमेरिका का यह इशू एक पीसफुल अग्रीमेंट के तहत सॉल्व हो गया होता? अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में शुरू होता है और लेट 1790s में नेपोलियन बोनापार्ट के राइज के साथ एंड होता है, कंटेम्पररी यूरोपियन हिस्ट्री में एक वाटरशेड मोमेंट की तरह है। इस दौरान फ्रेंच सिटीजन्स अपने देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को डिमोलिश और रीडिजाइन करते हैं और एब्सोल्यूट मॉनर्की और फ्यूडल सिस्टम जैसी सदियों पुरानी इंस्टीट्यूशंस को उखाड़ फेंकते हैं। इस क्रांति का कारण फ्रेंच मॉनर्की के प्रति वाइडस्प्रेड डिसकंटेंट और किंग लुई XVI की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसीज को माना जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने न सिर्फ तत्कालीन फ्रांस पर प्रभाव डाला, बल्कि इसने मॉडर्न नेशंस को शेप करने में भी अहम रोल निभाया। तो आइए फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसके पीछे के कारणों से। कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं सोशल कॉजेज की। लेट 18th सेंचुरी के दौरान फ्रांस की सोशल कंडीशंस एक्सट्रीमली अनइक्वल और एक्सप्लॉइटेटिव थी। फ्रेंच सोसाइटी को 3 एस्टेट्स में डिवाइड किया गया था। पहले 2 एस्टेट्स यानी क्लर्जी और नोबिलिटी फ्रेंच सोसाइटी की सबसे प्रिविलेज्ड क्लासेस थीं। इन्हें कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने होते थे। थर्ड एस्टेट, जिसमें पेजेंट्स और वर्कर्स शामिल थे, मेजॉरिटी पॉपुलेशन उसी में आती थी। इन्हें हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे और किसी भी तरह के पॉलिटिकल और सोशल राइट्स इनके पास नहीं थे, जिस वजह से ये मिजरेबल लाइफ जीने के लिए मजबूर थे और पूरी तरह असंतुष्ट थे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज की। लुई XVI द्वारा लड़े गए न्यूमरस वॉर्स की वजह से स्टेट कॉफर्स खाली हो चुके थे। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस के इन्वॉल्वमेंट से और फ्लॉड टैक्सेशन सिस्टम की वजह से सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई थी। वेल्थी लोगों को तो टैक्स पे करने से एग्जेम्प्ट किया गया था। ऐसे में सारा बर्डन थर्ड एस्टेट के ऊपर आ जाता है। इस सिचुएशन को और भी वॉलेटाइल बनाते हैं पॉलिटिकल कॉजेस। फ्रांस के किंग लुई XVI ऑटोक्रेटिक और वीक विल वाले मोनार्क थे, जो लग्जरी में अपना जीवन बिता रहे थे। इससे मासेस जो एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर से परेशान थी, उनके अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा था। आखिर में आते हैं इंटेलेक्चुअल कारण, जिसमें फिलोसोफर्स के रोल की चर्चा होती है। 18th सेंचुरी के दौरान फ्रेंच थिंकर्स डिवाइन राइट्स थियोरी को कॉन्शियसली रिजेक्ट करते हैं। रूसो जैसे फिलोसोफर्स एब्सोल्यूट मॉनर्की को रिजेक्ट करते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी और पीपल्स सॉवरेनिटी को प्रमोट करते हैं। ये लोग ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम के फ्लॉज को एक्सपोज करने का काम करते हैं और एक तरह से पॉपुलर डिस्कंटेंट को आर्टिकुलेट करते हैं। ये तो बात हो गई फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज की। आइए अब रेवोल्यूशन के कोर्स को समझते हैं। कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। जैसा कि हमने देखा कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। ऐसे में 1786 में लुई XVI के कंट्रोलर जनरल शार्ल अलेक्जेंडर डे कोलोन फाइनेंशियल रिफॉर्म पैकेज प्रपोज करते हैं। इसमें यूनिवर्सल लैंड टैक्स को शामिल किया जाता है, जिससे प्रिविलेज्ड क्लासेस को एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा। इस रिफॉर्म पैकेज पर सहमति बनाने के लिए फ्रांस के किंग एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाते हैं। 1614 के बाद पहली बार एस्टेट्स जनरल को समन किया जा रहा था। यह फ्रांस की असेंबली थी, जो क्लर्जी, नोबिलिटी और मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती थी। इसमें हर एस्टेट का अपना कलेक्टिव एक वोट होता था।
इस तरह 300 मेंबर्स के फर्स्ट एस्टेट के लिए कलेक्टिवली एक वोट था और सेकेंड एस्टेट के 300 मेंबर्स के लिए भी कलेक्टिवली एक ही वोट था। थर्ड एस्टेट में 600 मेंबर्स थे जिनके लिए भी कलेक्टिवली एक ही वोट था। इस तरह फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट हर इश्यू पर कंबाइन हो जाते थे और उनके 2 वोट के आगे थर्ड एस्टेट हार जाता था। लेकिन 1614 के बाद से फ्रांस की पॉपुलेशन में ड्रामेटिक चेंजेस आ चुके थे। थर्ड एस्टेट के नॉन एरिस्टोक्रेटिक मेंबर्स अब 98% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके बावजूद फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट उन्हें आउटवोट कर सकते थे, क्योंकि एस्टेट्स जनरल में वोटिंग पर हेड नहीं होती थी, बल्कि हर एक एस्टेट को एक वोट मिला हुआ था। 5 मई की मीटिंग से पहले थर्ड एस्टेट के मेंबर्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन और नोबल वोट के रिपील की डिमांड करते हैं, यानी ये स्टेटस की जगह वोटिंग बाय हेड चाहते थे। वो एस्टेट जनरल के हर एक मेंबर के लिए इंडिविजुअली एक वोट चाहते थे। इस तरह फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को मिलाकर 600 वोट्स और थर्ड एस्टेट के भी 600 वोट्स होते। लेकिन ऐसा करने से एस्टेट्स जनरल में फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट का दबदबा कम हो जाता। पहले 2 एस्टेट्स अपने प्रिविलेज्ड पोजीशन को सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण एस्टेट्स जनरल में डेडलॉक हो गया। व्यवसाय में जब एस्टेट्स जनरल मिलते हैं तो वोटिंग प्रोसेस पर हीटेड डिबेट जल्द ही तीनों ऑर्डर्स के बीच हॉस्टिलिटी में बदल जाती है। ऐसे में मीटिंग का ओरिजिनल पर्पस कहीं खो जाता है। अब थर्ड एस्टेट के मेंबर्स पॉलिटिकल चेंज या सत्ता में बदलाव चाहते थे, जिससे फर्स्ट 2 एस्टेट्स के प्रिविलेज्ड पोजीशन को खत्म किया जा सके। प्रोसीजरल टॉक्स के स्टॉल होने के बाद थर्ड एस्टेट अकेले ही 17 जून को मिलता है और फॉर्मली नेशनल असेंबली का टाइटल अडॉप्ट कर लेता है। इस दौरान किंग लुई XVI थर्ड एस्टेट के मेंबर्स की पैलेस ऑफ वर्साई के अंदर एंट्री पर रोक लगा देते हैं, जिसके कारण थर्ड एस्टेट के लोगों में बहुत अधिक गुस्सा भड़क जाता है। वो समझ जाते हैं कि नोबिलिटी और क्लर्जी उन्हें हमेशा दबा के रखना चाहती हैं और अब भी वो चुप रहे तो नए टैक्सेस के बोझ उन्हीं के सर डाल दिए जाएंगे। ऐसे में 20 जून 1789 को थर्ड एस्टेट के मेंबर्स वर्साई के पास ही एक टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं और सो कॉल्ड टेनिस ओथ लेते हैं, जिसमें कसम खाई जाती है कि वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन न बना लें। एक हफ्ते के अंदर ही मेजॉरिटी ऑफ क्लेरिकल डेप्यूटीज इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, साथ ही 47 लिबरल नोबल्स भी। ऐसे में रिलक्टेंटली 27 जून को लुई XVI तीनों ऑर्डर्स को नई असेंबली में अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद नेशनल असेंबली वर्साई में मिलना जारी रखती है, लेकिन इसी बीच कैपिटल पेरिस में फियर और वायलेंस का माहौल बनने लगता है। मिलिट्री कू के रूमर्स पेरिस के लोगों को अलार्म कर देते हैं। ऐसे में 14 जुलाई को कुछ लोग बैस्टील नाम के फोर्ट्रेस पर अटैक कर देते हैं। इनका मकसद यहां की गन पाउडर और वेपन्स को सीज करना था। कई लोग इस इवेंट को फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत मानते हैं और फ्रांस में आज इसे नेशनल हॉलिडे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। बेस्टी की स्टॉर्मिंग के बाद कंट्री साइड में भी रेवोल्यूशनरी वेव नजर आती है। पेजेंट्स के द्वारा टैक्स कलेक्टर्स और लैंडलॉर्ड्स के घरों को लूटा और जलाया जाता है। लेट अगस्त में असेंबली द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पास किया जाता है। ये एनलाइटनमेंट थिंकर्स के फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल आइडियाज पर बेस्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का एक स्टेटमेंट था। असेंबली एंशिएंट रेजीम की जगह इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पॉपुलर सॉवरेनिटी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पर बेस्ड सिस्टम लाने की प्लेज करती है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स पुराने फ्यूडल ऑर्डर या एंशिएंट रेजीम का डेथ सर्टिफिकेट थी, लेकिन नेशनल असेंबली के सामने बड़ा चैलेंज फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग का था, क्योंकि इसके साथ ही इसे डिफिकल्ट इकोनॉमिक टाइम्स में लेजिस्लेचर की तरह भी एक्ट करना था। फाइनली 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया। नए कॉन्स्टिट्यूशन ने मिडिल क्लासेस को डोमिनेंट पोजीशन दी। वैसे तो सभी सिटीजन्स के पास सिविल राइट्स या नागरिक अधिकार थे, लेकिन वोट करने का अधिकार कुछ ही लोगों को दिया गया था, जिनके पास प्रॉपर्टी थी या जो सरकार को एक फिक्स्ड लिमिट के ऊपर टैक्स पे करते थे। इसके अलावा मॉनर्की को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया गया, लेकिन उसकी पावर्स को सीमित कर दिया गया और उसे चुनी हुई सरकार के अधीन कर दिया गया। इस तरह फ्रांस एब्सोल्यूट मॉनर्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की में कन्वर्ट हो गया। 1791 से 1792 के बीच नई लेजिस्लेटिव असेंबली को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मॉनर्की के सपोर्टर्स और अपोजर्स के बीच झड़प चल रही थी। फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट के लोग, जिन्होंने रेवोल्यूशन के बाद अपने प्रिविलेजेस खो दिए थे, सरकार के खिलाफ साजिशें करने में लगे हुए थे। इसी बीच फ्रांस में रेवोल्यूशन से घबराए नेबरिंग कंट्रीज के मोनार्क्स भी फ्रांस के खिलाफ गोलबंद होना शुरू हो गए। ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने एक अलायंस बना लिया, जिसका मेन मकसद था फ्रांस में मोनार्की या राजशाही की वापसी करवाना। अप्रैल 1792 में वॉर स्टार्ट हो गया। शुरू में फ्रांस कई बैटल्स हार गया। इससे लोगों का मनोबल टूटने लगा था और ऐसे वक्त में लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया।
इसके बाद फ्रांस में एक नई गवर्नमेंट बनी जिसे नेशनल कन्वेंशन का नाम दिया गया। इसको बनाने का मेन मकसद था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बनी नई व्यवस्था को इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से प्रोटेक्ट करना। नेशनल कन्वेंशन गवर्नमेंट सितंबर 1792 से 1795 के बीच रही और इस फेज को फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे वायलेंट फेज भी कहा जाता है। आइए नेशनल कन्वेंशन गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। नेशनल कन्वेंशन गवर्नमेंट शुरू से रेडिकल्स के द्वारा डोमिनेटेड थी। रेडिकल्स ऐसे लोगों को कहते हैं जो प्रेजेंट व्यवस्था में और बदलाव लाना चाहते हैं। रेडिकल्स का मानना था फ्रांस में मोनार्की को पूरी तरह से खत्म करके इसे रिपब्लिकन डिक्लेयर कर देना चाहिए। इस दौरान जब ऑस्ट्रिया और प्रशिया से वॉर चल रहा था तो किंग लुई XVI ने ऑस्ट्रिया भागने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और उन्हें बंधक बना लिया गया। ऑस्ट्रिया किंग लुई का ससुराल था और फ्रांस में दोबारा मोनार्की की वापसी के लिए युद्ध भी कर रहा था। ऐसे में लुई XVI पर रेवोल्यूशन के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा। नेशनल कन्वेंशन गवर्नमेंट ने लुई XVI का ट्रायल किया। लुई XVI को फ्रांस के दुश्मनों के साथ मिलकर रेवोल्यूशन के खिलाफ साजिश करने का दोषी पाया गया। उन्हें डेथ बाय गिलोटीन की सजा मिली। गिलोटीन एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट था जिसका यूज कॉन्विक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता था। दिसंबर 1792 में किंग लुई XVI को गिलोटीन के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया गया। 9 महीने बाद उनकी पत्नी मैरी एंटुआनेट को भी सेम फेट का सामना करना पड़ा। अब फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। नेशनल कन्वेंशन गवर्नमेंट के अंदर भी कई फैक्शंस थे जिसमें दो सबसे पॉपुलर थे, जिरोंडिन्स और जैकोबिन्स। जिरोंडिन्स लिबरल विचार के थे जबकि जैकोबिन्स रेडिकल विचारों के थे। जैकोबिन फैक्शन मेनली पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता था। ये आर्टिजन्स, डेली वर्कर्स, पेजेंट्स जैसे सेक्शंस को रिप्रेजेंट करते थे। 1793 की शुरुआत तक जैकोबिन्स नेशनल कन्वेंशन गवर्नमेंट को डोमिनेट करने लग गए थे। जैकोबिन्स रेडिकल ग्रुप में से भी एक्सट्रीम रेडिकल्स थे। ये सोसाइटी में एक्सट्रीम चेंजेस लाना चाहते थे। वॉर के दौरान जब फ्रांस कई सारी परेशानियों का सामना कर रहा था, ऐसे समय में सत्ता की बागडोर जैकोबिन्स के हाथों में आ गई। इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन दे रॉबेस्पियर। इन्होंने डूबती इकोनॉमी को सुधारने के लिए कई रेडिकल कदम उठाए। एरिस्टोक्रेटिक और नोबिलिटी सेक्शंस की वेल्थ को पुअर पीपल में रीडिस्ट्रीब्यूट करने का ऑर्डर दिया गया। चर्चेस और नोबल्स की लैंड को कन्फिस्केट कर लिया गया और कॉमन पीपल के बीच बांट दिया गया। रॉबेस्पियर ने फ्रांस में स्लेवरी भी अबॉलिश कर दी। ये सारे कदम तो लोगों के फायदे के लिए थे, लेकिन रॉबेस्पियर ने इनको इन्फोर्स करने के लिए ब्रूटल तरीका अपनाया। जो कोई भी रॉबेस्पियर और जैकोबिन्स के खिलाफ बोलता पाया जाता, उसे रेवोल्यूशन का एनिमी बताकर गिलोटीन के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया जाता। 1793 से 1794 के बीच कम से कम 16,000 लोगों को गिलोटीन कर दिया गया। ऐसे में लोग जैकोबिन से काफी परेशान हो गए थे। 1794 के एंड तक जैकोबिन्स ग्रुप को सत्ता से बाहर किया गया और रॉबेस्पियर को खुद गिलोटीन कर दिया गया। इसके बाद एक नई फ्रेंच गवर्नमेंट को पावर दी गई जिसे डायरेक्टरी कहते हैं। आइए डायरेक्टरी के रूल की चर्चा करते हैं। रूल ऑफ डायरेक्टरी। अर्ली 1795 में नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए एक नया रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। नए कॉन्स्टिट्यूशन ने वोटिंग राइट्स को समृद्ध मिडिल क्लास तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इससे पहले जैकोबिन्स के रूल के दौरान इसे सभी एडल्ट फ्रेंच पुरुष को दे दिया गया था। 5 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई जिसको फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन का सारा जिम्मा सौंपा गया। इस 5 मेंबर ग्रुप को डायरेक्टरी कहते थे और मेंबर्स को डायरेक्टर्स। 5 लोगों के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का मकसद था कि रॉबेस्पियर के रेन ऑफ टेरर की तरह कोई एक आदमी पावर को एक्सप्लॉइट न कर सके। अगर कोई एक पावर एक्सप्लॉइट करता है तो बाकी डायरेक्टर्स उसको चेक में रख सकते हैं। लेकिन चेक्स के बावजूद भी देखा जाता है कि डायरेक्टरी गवर्नमेंट पूरी तरह से करप्ट थी, जिस वजह से ये जल्द ही फ्रेंच पीपल का सपोर्ट खो देते हैं। अब लोग किसी भी तरह फ्रांस में एक स्टेबल और डिसिप्लिन्ड रूल चाहते थे जिससे फ्रांस में एक बार फिर शांति महसूस की जा सके। इस दौरान नेपोलियन बोनापार्ट एक करिश्माई आर्मी जनरल के रूप में उभर रहे थे। नेपोलियन ने फ्रांस में चल रहे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को क्रश कर दिया। उन्होंने बाहरी पावर्स ऑस्ट्रिया, प्रशिया और ब्रिटेन को भी कई बैटल्स में शिकस्त दी जो फ्रांस में तख्ता पलटकर मोनार्की वापस लाने का सपना देख रहे थे। नेपोलियन की जीत के कारण एक लंबे समय के बाद फ्रांस में शांति का माहौल बन रहा था। ऐसे में नेपोलियन फ्रेंच जनता के बीच काफी पॉपुलर थे। इसलिए जब 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के खिलाफ मिलिट्री कू किया तो किसी ने उनका विरोध नहीं किया। 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी को बर्खास्त कर कॉन्सुलेट सिस्टम की स्थापना की। कॉन्सुलेट सिस्टम में फ्रेंच गवर्नमेंट को संभालने के लिए 3 कॉन्सल्स की नियुक्ति की गई। नेपोलियन ने अपने आप को फर्स्ट कॉन्सल नियुक्त किया।
इस तरह वो कॉन्सुलेट में सबसे पावरफुल हो गए और एक तरह से उन्होंने फ्रेंच में डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दिया। लेकिन नेपोलियन इतने से संतुष्ट नहीं थे। 1804 में उन्होंने एक प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह कराया जिसमें 99% लोगों ने उनके रूल को अप्रूव किया। तो उन्होंने अपने सर पर ताज रख लिया और अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया और इस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक तरह से अंत हो गया। फ्रांस एक बार फिर मोनार्की बन चुका था। तो क्या इसका मतलब यह था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का कोई फायदा ही नहीं हुआ? जी नहीं। आइए फ्रेंच रेवोल्यूशन की सिग्निफिकेंस को समझते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोस्तों, अपने फ्लॉज के बावजूद फ्रेंच रेवोल्यूशन को मॉडर्न हिस्ट्री में वाटरशेड मोमेंट माना जाता है। इसने नए आइडियाज को जन्म दिया जो लिबरलिज्म, एनलाइटनमेंट और डेमोक्रेसी से प्रेरित थे। रिपब्लिक की सर्वाइवल के लिए फ्रेंच आर्मीज ने बहुत से वॉर्स फाइट किए और इनके थ्रू ये आइडियाज यूरोप के बाकी हिस्सों में फैले। यूरोप के लोगों में इसने रेवोल्यूशनरी फर्वर की एक वेव क्रिएट कर दी जिसने उन्हें अपने खुद के मोनार्क्स के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए इंस्पायर किया। हालांकि ज्यादातर को वायलेंटली सप्रेस कर दिया गया, लेकिन फिर भी रेवोल्यूशंस अर्ली 19th सेंचुरी तक जारी रहे और अक्रॉस यूरोप बहुत सी एब्सोल्यूट मोनार्कीज के ओवरथ्रो का कारण बने। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्यूडलिज्म का एंड किया और ब्रॉडली डिफाइंड इंडिविजुअल लिबर्टीज में फ्यूचर एडवांसमेंट्स का रास्ता बनाया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसने हम सभी के जीवन को गहराई तक प्रभावित किया है। एक बार हिस्टोरियन हॉब्सबॉम ने कहा था कि आग और लोहे की खोज के बाद यदि किसी चीज ने ह्यूमन सोसाइटी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहां हमारे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या? इसका अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है उत्पादन प्रणाली यानी प्रोडक्शन सिस्टम में परिवर्तन को ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। वास्तव में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जरूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन कुटीर उद्योगों यानी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता था, जिन्हें आज हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं। जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन के लिए कोल और स्टीम इंजनों से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि यह क्रांति पहल कहां हुई, कब हुई और क्यों हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत 750 से 760 एडी के आसपास ब्रिटेन से मानी जाती है। वर्तमान में कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि ब्रिटेन में शुरू हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की यह धारा अभी भी खत्म नहीं हुई है और आज भी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में निरंतर जारी है। यहां मन में ये प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में ही क्यों हुआ और इसके प्रभाव क्या रहे। दरअसल ब्रिटेन ही वो देश था जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थीं। ब्रिटेन की जियोग्राफी, इसके नेचुरल रिसोर्स, दुनिया भर में फैली ब्रिटिश कॉलोनीज के साथ होने वाला उसका ट्रेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक डिस्कवरीज, ब्रिटेन में हुए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ब्रिटेन की प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पॉलिसीज और ब्रिटिश समाज की आधुनिक सोच, इन सभी ने मिलकर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार कर दिया था। दोस्तों, जहां तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्रभावों की बात है तो हम देखते हैं कि मानव जीवन का कोई भी हिस्सा इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इसने तत्कालीन राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति आदि का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया। इसने जीवन के हर क्षेत्र में नए सिद्धांतों और विचारों को जन्म दिया, यहां तक कि प्रकृति भी इसके प्रभावों से अछूती नहीं रह सकी। आइए अब हम एक एक करके इन कारणों और प्रभावों को समझने का प्रयास करते हैं। कॉजेस। ब्रिटेन्स फेवरेबल जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ब्रिटेन की जियोग्राफी ने ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ब्रिटेन के चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण वो बाहरी हमलों से बचा रहा। इसके साथ ही सी पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए अनुकूल कोस्ट लाइन होने के कारण वहां मैनचेस्टर, लिवरपूल जैसे बंदरगाहों को विकसित करना आसान था। गर्म गल्फ स्ट्रीम करंट की वजह से ब्रिटेन के पोर्ट्स साल भर ट्रेड के लिए खुले रहते थे। ब्रिटेन के क्लाइमेट ने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प की। ब्रिटेन की नम जलवायु कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई, क्योंकि नमी के कारण मशीन में तेजी से घूमते स्पूल में धागे के टूटने का खतरा काफी कम होता था। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में कोल और आयरन के भंडार बड़ी मात्रा में मौजूद थे। सभी मेन सी ट्रेड रूट्स के रास्ते में पड़ने के कारण ब्रिटिश कॉलोनीज से कच्चा माल इंपोर्ट करना और तैयार माल एक्सपोर्ट करना बहुत ही आसान था। इन सी रूट्स की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन ने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था। उसकी नौसेना की शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अपनी शक्ति के चरम पर होने के बावजूद नेपोलियन बोनापार्ट भी ब्रिटिश नौसेना को हराने में सफल नहीं हो सका था। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन ब्रिटेन। 16वीं और 17वीं सदी में ब्रिटेन में हुए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए एक आधार तय कर दिया था। इस दौर में
कृषि में नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। एग्रीकल्चर लैंड की चकबंदी यानी कंसोलिडेशन और फेंसिंग की गई, जिससे एग्रीकल्चर फार्म्स का साइज बड़ा हो गया और पशुओं द्वारा होने वाली फसल की बर्बादी कम हो गई। खेतों से लगातार उपज लेने के लिए क्रॉप रोटेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ड्रिल के जरिए बीज बोने की तकनीक, फर्टिलाइजर का प्रयोग, पशुओं की नस्लों में सुधार और नहरों के जरिए सिंचाई की व्यवस्था आदि के माध्यम से कृषि उत्पादन में गुणात्मक सुधार हुआ। फूड ग्रेन्स के अतिरिक्त उत्पादन ने ब्रिटिश इकोनॉमी को शहरों की बढ़ती आबादी को वहन करने की क्षमता प्रदान की और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराया। इसके साथ ही एग्रीकल्चर से होने वाले प्रॉफिट को इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही इन्वेस्ट किया गया। साइंटिफिक डिस्कवरीज। ब्रिटेन का साइंटिफिक एनवायरनमेंट नई नई खोजों को अपनाने के मामले में यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अधिक अनुकूल था। इस दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोल एंड आयरन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में नवीन तकनीकों को अपनाया गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 1733 एडी में जॉन नामक एक अंग्रेज ने फ्लाइंग शटल नामक कपड़ा बुनने की मशीन का आविष्कार किया, जिससे कपड़ा बुनाई में तेजी आई। 1764 एडी में जेम्स हार्ग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे पहले की तुलना में 8 गुना अधिक तेजी से धागा बनाया जा सकता था। 1770 एडी में रिचर्ड आर्कराइट ने धागा बनाने के लिए वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार किया। रिचर्ड की यह मशीन जल शक्ति से चलती थी। रिचर्ड को ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फाउंडर माना जाता है। कोल एंड आयरन इंडस्ट्री। ब्रिटेन में तेजी से बढ़ रहे मशीनीकरण, शिप्स मैन्युफैक्चरिंग, लोकोमोटिव और रेलवे ट्रैक्स के निर्माण के लिए आयरन और स्टील की मांग बढ़ रही थी, जिसे पूरा करने के लिए ऐसी फर्नेस बनाई गई जो स्टोन कोक का प्रयोग कर सकती थी। इन फर्नेस का क्रिटिकल टेम्परेचर वुड कोक का प्रयोग करने वाली फर्नेस से ज्यादा होता था। इनकी सहायता से अच्छी गुणवत्ता का स्टील बनाया जा सकता था। हम्फ्री डेबी द्वारा सेफ्टी लैंप के आविष्कार ने कोल माइंस में काम करने वाले मजदूरों का माइंस के अंदर काम करना आसान बना दिया और कोल माइन में होने वाली दुर्घटनाओं एवं श्रमिकों की मृत्यु में उल्लेखनीय कमी आई। इसके पहले मजदूर जिस ट्रेडिशनल माइन लैंप का प्रयोग करते थे, वो कोल माइंस से निकलने वाली ज्वलनशील गैसों के कारण आग पकड़ लेते थे, जिससे अक्सर माइंस में जानलेवा दुर्घटनाएं होती रहती थी। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लॉडन मैकएडम द्वारा तारकोल सड़कों के निर्माण से कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाना और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाना आसान हो गया। इसके अलावा ब्रिटेन में नहरों और रेलवे का डेवलपमेंट भी तेज गति से हुआ। 1769 एडी में जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कोल माइंस में किया जाने लगा। 1814 एडी में जेम्स स्टीवेंसन ने रेलवे स्टीम इंजन डेवलप किया। लगभग 1830 में ब्रिटेन के मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच पहली ट्रेन चलाई गई। परिवहन के इन साधनों के विकास ने माल ढुलाई और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बहुत ही आसान और तेज बना दिया। स्टीम पावर के इसी सिद्धांत का प्रयोग स्टीम शिप बिल्डिंग में भी किया गया। इससे बड़े और अधिक वाटर डिस्प्लेसमेंट वाले शिप बनाए जाने लगे। शिप बिल्डिंग में इन तकनीकी सुधारों के फलस्वरूप न सिर्फ ब्रिटिश नौसेना की ताकत बढ़ी, बल्कि अब बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल ट्रेड करना संभव हो गया। इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। 17वीं और 18वीं सदी तक ब्रिटेन ने इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से काफी लाभ कमाया था। भारत, अमेरिका जैसे उपनिवेशों के माध्यम से ब्रिटेन को बड़ी मात्रा में सरप्लस कैपिटल की प्राप्ति हो रही थी। इस सरप्लस कैपिटल को इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया जाने लगा। इस काम के लिए ब्रिटेन में जॉइंट स्टॉक कंपनियों, बैंकों की स्थापना हुई। पॉपुलेशन ग्रोथ। 1740